घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा चुके थे। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और हल्की हल्की बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ते ही गहरी खामोशी में गुम हो जाती। शहर के कोने में स्थित एक पुराने से मकान के भीतर एक जवान लेखक अरविंद अपनी डेस्क पर बैठा हुआ है। उनकी आंखों के सामने खुली किताब के पन्ने हवाओं में मध्यम सरसराहट के साथ खुद ब खुद पलट रहे थे। अरविंद की जिज्ञासु निगाहें किताब के पन्नों पर अटकी थे। ये कोई आम किताब नहीं थी। ये किताब भूतिया कहानियों का संग्रह उन्हें एक पुराने बुक स्टोर में मिली थी जो अब बंद हो चुका था। किताब के पहले पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, जो इस किताब के रहस्यों का पता लगाएगा उसे सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। किताब के बीच में एक गांव का जिक्र था, काली घाटी गांव, जो सदियों पहले राजस्थान के बीकानेर जिले के थार मरुस्थल में स्थित था। लोग कहते हैं कि ये गांव भूतिया था। उस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे कालधार हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह हवेली एक बहुत ही खौफनाक और रहस्यमयी जगह थी जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता है कि उस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। अचानक हंसी की आवाजें, रोने की चीखें और दरवाजे का अपने आप खुलना और बंद होना, और भी बहुत कुछ। इसके अलावा उस हवेली की एक खास बात थी कि उसके अंदर का मौसम हमेशा बहुत ही सर्द रहता था। उस किताब में ये भी लिखा था कि वह हवेली बाहर से जितनी सामान्य थी, अंदर से उतनी ही डरावनी और खौफनाक थी। अरविंद ने कहानी पढ़ते पढ़ते ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, मानो हवाओं ने उन्हें भी अपने रहस्यमय दायरे में खींच लिया हो। उन्होंने किताब बंद की और मन में ठान लिया कि वो काली घाटी गांव और कालधार हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। अरविंद के गांव से काली घाटी गांव की दूरी सैकड़ों किलोमीटर की थी। उसने अगले ही दिन वहां जाने का सोचा ताकि रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके। अगले दिन अरविंद ने अपने बैग में एक कैमरा, एक नोटबुक और एक टॉर्च डाल ली। वो जानते थे कि ये यात्रा खतरनाक हो सकती है, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें रोकने के लिए काफ़ी नहीं थी। उन्होंने ट्रेन पकड़ी और अपने सफ़र पर निकल पड़े, मन में एक अजीब सा डर और उत्सुकता लिए हुए। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। गांव सुनसान था, सिर्फ कुछ पुराने मकान जो अब खंडर में तब्दील हो चुके थे, और एक टूटी फूटी सड़क जो आज़ादी के समय हवेली को एक टूरिस्ट प्लेस में बदलने के लिए बनाई गई थी। लेकिन हर दिन होती रहस्यमयी घटनाओं और वहाँ रात में चौकीदारी कर रहे 2 चौकीदार और एक हवलदार की मौत के बाद सरकार ने काली घाटी गांव और उस भूतिया हवेली में आने जाने पर रोक लगा दी। सरकारी प्रतिबंध के बाद भी कई ऐसे लोग जो इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे या उस हवेली का रहस्य जानने के लिए दिन में वहां चले जाते थे। लेकिन दिन में वहां जाने वाले लोगों को रात के बजाय कम ही खतरा होता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो आत्माएं सिर्फ रात के समय ही हमला करती है। ये सब जानकारी उसे किताब से मिली थी। मौसम ज़्यादा ठंड का नहीं था। अरविंद ने अपने चारों ओर देखा, पर उन्हें कोई नज़र नहीं आया। गांव के बीच में एक चाय की दुकान थी
जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। अरविंद ने सोचा कि उनसे बात करके वो कुछ जानकारी जुटा सकता है। नमस्ते बाबा, अरविंद ने कहा। मैं कालीघाटी गांव के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस गांव और उस पुरानी हवेली के बारे में? बुजुर्ग ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और अरविंद की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और डर था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, अब इस गांव में कोई नहीं आता। लोग इसे छोड़कर चले गए हैं। यहाँ कुछ नहीं बचा। और वो हवेली तो बस एक श्राप है। अरविंद ने उनकी बातों में रुचि दिखाते हुए पूछा, क्यों बाबा, वहाँ ऐसा क्या है? बुजुर्ग ने अपने कांपते हुए हाथों से चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। उनकी आंखों में एक अजीब डर था, जिसे देख अरविंद का मन भी विचलित होने लगा। बुजुर्ग ने इधर उधर देखा, जैसे उनकी आंखें किसी अदृश्य ताकत को भांपने की कोशिश कर रही हों। चारों ओर घना सन्नाटा था। वो फिर से धीमे स्वर में फुसफुसाए, उस हवेली में कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी जिंदगी में कई भयानक चीजें देखी हैं, लेकिन उस हवेली में जो कुछ भी है वो उससे परे है। जो भी वहां गया उसने कभी दोबारा सूरज का मुंह नहीं देखा। वो हवेली सिर्फ एक हवेली नहीं, एक शापित कैद खाना है। वहां से अब तक कोई भी लौट कर नहीं आया। बुजुर्ग ने अपने शरीर को थोड़ा और करीब खींचा, मानो वो किसी भयानक रहस्य को उजागर करने जा रहे हों। उनकी आवाज में एक गहरी पीड़ा थी। बहुत साल पहले उस हवेली का मालिक ठाकुर रंजीत सिंह, जो एक निर्दयी और क्रूर व्यक्ति था, हवेली में अपने परिवार और नौकरों के साथ रहता था। एक अंधेरी रात में हवेली के अंदर भयानक चीखें सुनाई दी। लोग कहते हैं उसने अपनी पत्नी, बच्चों और नौकरों को अपनी हवस और क्रोध में मार डाला। उनके शरीर को उसने तहखाने में छिपा दिया, जहां आज भी उनकी आत्माएं भटकती हैं, अपनी मुक्ति की प्रार्थना करती हुई। अरविंद के आंखों के सामने जैसे एक भयानक दृश्य उभरने लगा। हवेली के भीतर तहखाने में पड़े उन लाशों का सड़ता हुआ मांस, बदन की पीड़ा से निकलती हुई चीखें। उन्होंने उस जगह को कल्पना में देखा। दीवारों पर गाढ़ा खून और हवा में मांस के सड़ने की दुर्गंध। बुजुर्ग की बातें जैसे एक भयानक विचार बन गए थे, जिसमें वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जो भी उस हवेली में कदम रखता है वो, बुजुर्ग ने आगे कहा, उसे उन आत्माओं के दर्द और क्रोध का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने भूतों की झलक देखी है। खून से सने चेहरे, फटी हुई आंखें और चीखते हुए मुंह, जो उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें होती हैं, जिन्हें वो अपने जीवन के आखिरी पलों में पकड़े हुए थे। और फिर उन जंजीरों की झंकार हवेली के हर कोने में गूंजती है। ये सब सुनकर कहीं ना कहीं अरविंद को भी अब थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन उसी डर ने उसे उस हवेली की ओर खींच लिया। उनके भीतर एक अनजानी जिज्ञासा पनप रही थी, जो उसे उस भूतिया हवेली के रहस्यों को सुलझाने के लिए मजबूर कर रहे थे। उन्होंने अपने भीतर उठते डर को दबाया और बुजुर्ग की आंखों में देखते हुए कहा, बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मुझे रोकना चाहते हैं, लेकिन भले ही ये मेरी आखिरी यात्रा हो, पर मुझे इस रहस्य का सामना करना ही होगा।
बुजुर्ग ने निराश होकर सिर हिला दिया। तो फिर तुम भी उन आत्माओं का शिकार बन जाओगे, उन्होंने कहा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक बार उस हवेली में कदम रखा तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हें उस श्राप का सामना करना ही होगा जो वहां सदियों से कैद है। अरविंद ने अपने कदम धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ाए। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रहे थे। हवा की सरसराहट और बारिश की बूंदें अब और भी जोर से गिरने लगे थे, मानो पूरा वातावरण उसे उस भयानक जगह से दूर रहने की चेतावनी दे रहा हो। पेड़ों की डालियां हवा में झूम रहे थे, उनके पत्तों की फुसफुसाहटें भी अरविंद को सुनाई दे रहे थे, जैसे वो भी उसकी यात्रा का विरोध कर रहे हों। हवेली के पास पहुंचते ही अरविंद ने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। ये ठंडक आम नहीं थे, ये ठंडक उसकी हड्डियों के अंदर तक उतर रहे थे। उसकी नसों में बर्फ जैसा कुछ घुलता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली अपने अंधकारमय वातावरण को छूने वाले हर व्यक्ति को अपनी दहलीज पर ही शापित कर देती हो। हवेली का विशाल लकड़ी का दरवाज़ा अब सामने था। दरवाज़ा इतना पुराना और जर्जर था कि उसकी दरारों से हवा के साथ घुसता ठंडा सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। अरविंद ने दरवाजे को छुआ और उसी पल उसे लगा कि उसकी उंगलियां बर्फ की तरह जमने लगी हैं। एक पल के लिए वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप ही धीरे धीरे चड़मड़ाहट की आवाज़ के साथ खुल गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे अंदर खींचने के लिए खुला छोड़ दिया हो। अरविंद ने एक गहरी सांस ली और भीतर कदम रखा। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, उसने महसूस किया कि पूरा माहौल बदल गया है। अंदर का अंधेरा बाहर से भी घना था, इतना घना कि उसके सामने हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी भी उस अंधकार को चीर नहीं पा रहे थे, जैसे वो रोशनी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निकली जा रही हो। उसके कदमों की आहट भी अब असामान्य रूप से गूंज रहे थे, मानो हवेली की दरारें भी उसकी उपस्थिति का स्वागत कर रहे हो। अरविंद ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया, एक भयानक धमाके के साथ। उस धमाके ने उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी पैदा कर दी और उसके दिल में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। वो अब एक ऐसी जगह में था जहां से कोई वापस नहीं लौटता है। उसे अपनी सांसों में भारी और धीमापन महसूस हो रहा था, जैसे हवेली का दम घोटने वाला माहौल उसके शरीर से जिंदगी की हर चिंगारी को पल पल सोख लेना चाहता हो। बारिश के रिसाव से दीवारों से टपकती पानी की बूंदों की आवाज़ उसके कानों में एक खौफनाक संगीत की तरह बजने लगी और हवा में एक अजीब सी बासी गंध उभर गई, जैसे सदियों पुरानी मौत की गंध हो। अरविंद के पैर कहीं ना कहीं अब कांप रहे थे। दीवारों से सरसराहट की आवाज़ आ रहे थे, मानो हवा के झोंकों के साथ कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही हो। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। वो पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने महसूस किया उसका शरीर पसीने से तर हो चुका है। अरविंद ने अपनी टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाया। दीवारों पर पुराने धूल से ढके हुए चित्र टंगे थे। चित्रों में दिख रहे चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें स्पष्ट थी।
गहरी और खाली आंखें, जैसे वो अरविंद की ओर देख रहे हों। उनमें से एक चित्र विशेष रूप से भयानक थे। उसमें एक महिला थी जिसकी आंखों में गहरा दुख और पीड़ा झलक रहे थे। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो अरविंद को सिहरन में डाल रहे थे। अचानक हवेली के अंदर गूंजती एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे बातें कर रही हो। वो आवाज़ इतनी स्पष्ट नहीं थी कि अरविंद को समझ आए कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक अजीब सी खौफनाक मिठास थी। अरविंद ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। उसका हर कदम वो सावधानी से उठा रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी भी पल बुझ सकती हो। हवेली की सीढ़ियां अजीब तरीके से खड़खड़ा रहे थे, मानो वो अतीत के भयावह यादों को अपने साथ सजोए हुए हो। अरविंद उस आवाज़ का पीछा करते करते सीढ़ियों से होकर नीचे तहखाने की ओर जाने लगा। जैसे जैसे वो तहखाने के करीब पहुंच रहा था, वो आवाज़ें और भी साफ होती जा रहे थे। तहखाने में पहुंचकर वो आवाज़ें अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थे, मगर अरविंद की टॉर्च अब बहुत ज़्यादा झपकने लगी थी। उसने तुरंत ही टॉर्च को सामने तहखाने से दरवाजे के अंदर सामने की ओर घुमाया, तो उसने जो देखा वो देखकर उसका दिल मानो उसके सीने से बाहर ही निकल गया हो। तहखाने में कई सारे लोग जंजीरों से बंधे हुए थे। उनके शरीर कटे फटे थे। उनके चेहरे बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे थे। उनकी आंखों में एक चमक थी, एक शैतानी चमक। इसी बीच अरविंद की टॉर्च एक बार फिर झपकी। उसने टॉर्च को झटकते हुए वापस से चालू किया और सामने की ओर घुमाया, तो वहाँ अब कोई भी नहीं था। अरविंद को समझ आ गया था कि यह हवेली कोई आम हवेली नहीं है। लोग जो सारी बातें करते हैं वो सारी बातें सच है। वो तुरंत ही तहखाने की सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर की ओर बढ़ने लगा, मगर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैर किसी ने पकड़ रखे हैं। उसने टॉर्च की रोशनी से अपने पैरों की ओर देखा, तो उसने पाया कि खून से सने हुए एक इंसान के हाथ उसके पैरों को जकड़े हुए हैं। वो उन हाथों से छूटने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर वो ऐसा कर नहीं पाया। उन हाथों ने अरविंद को नीचे तहखाने की ओर खींच लिया और तभी अरविंद की टॉर्च भी बंद हो गई। हवेली अरविंद की चीखों से गूंज उठे। अगली सुबह उस बुजुर्ग ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस उस हवेली में पहुंची और तहखाने में गई, तो वहां उन्हें अरविंद की लाश कटी फटी अवस्था में बहुत ही बुरी तरह से, जैसे किसी ने उसे नोच खाया हो, उस हालत में मिले। उस दिन के बाद से कभी भी कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि अब उन चीखों के साथ एक और चीख उस हवेली में शामिल हो चुकी है। वो चीख किसी और की नहीं बल्कि अरविंद की ही है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। निखिल 35 साल का लेखक। उसने डरावनी कहानियों के दम पर ही अपना घर संभाला था। उसकी दुनिया में बस उसकी पत्नी निशा, बेटा नीलेश और बेटी निकिता ही थे। परिवार खुशहाल था, लेकिन अचानक निशा की तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल के कई दौरों के बाद डॉक्टर ने बताया कि निशा की दोनों किडनी खराब हो गई है। अब उसे बचाने के लिए
नई किडनी की ज़रूरत थी और इसके लिए 20 से 25 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। निखिल के पास इतने पैसे नहीं थे और उसका दिल हर दिन टूटता जा रहा था। डॉक्टर ने उसे सुझाव दिया कि अगर किसी परिजन का ब्लड ग्रुप निशा से मैच कर जाए तो उससे किडनी दे सकते हैं। ये सुनते ही निखिल की आत्मा कांप उठी। अपने बच्चों के साथ ऐसा जोखिम लेना एक पिता के तौर पर वो सोच भी नहीं सकता था, लेकिन निशा की जान बचाने के लिए उसे हर हाल में पैसे जुटाने ही थे। निखिल ने कोशिश की कि वो अपनी डरावनी कहानियों को किसी फिल्म डायरेक्टर को बेच सके जिससे उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाए, लेकिन सभी निर्माताएं उसे और ज़्यादा डरावनी और गहरी कहानी लिखने को कह रहे थे। उसकी पुरानी कहानियों में वो थ्रिल नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। निखिल ने तय किया कि अब उसे एक ऐसी कहानी लिखनी होगी जो पहले कभी ना सुनी गई हो। उसने सोचा शायद इसके लिए उसे किसी पुरानी और भयानक जगह पर जाना चाहिए जहाँ का इतिहास ही रोंगटे खड़े कर दे। तभी उसे राजा ठाकुर की हवेली का ख्याल आया। राजा ठाकुर पुराने जमींदार थे। उनकी हवेली एक समय चमकती रहती थी, लेकिन अब वीरान हो चुकी थी। 150 साल पहले इस हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करते थे, जिसके किस्से आज भी गांव में सुनाए जाते हैं। कहते हैं कि राजा ठाकुर का पूरा परिवार ही एक रात में बर्बाद हो गया और उनकी आत्माएं हवेली में भटकती थे। निखिल ने बिना देर किए ही हवेली जाने का फैसला किया। वो कागज़ और पेन लेकर उस रात हवेली में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने पहली बार हवेली का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का माहौल भयानक था, सन्नाटा और घुटन भरा। हवेली की हर एक दीवार पर खून के धब्बे थे, मानो ये बताने के लिए कि यहाँ एक भयानक त्रासदी घटी थी। वो जैसे जैसे हवेली में आगे बढ़ता गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे दर कमरे वो एक नई कहानी ढूंढ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह हवेली खुद एक कहानी है और शायद वो यहाँ से एक कहानी लेकर नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी देकर ही बाहर निकल सकेगा। उसने कहानी लिखना शुरू कर दिया और जैसे ही वो आखिरी कहानी लिख रहा था, उसे लगा अचानक हवेली की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जिंदा हो रही हों। एक तेज आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, तू यहाँ क्या कर रहा है? निखिल ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो चौंक गया। उसकी कलम उसके हाथ से छूट गई और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने होश संभाला तो वो खुद राजा ठाकुर के समय में था। हवेली में रोशनी थी और लोग घूम रहे थे, पर ये लोग असल नहीं बल्कि आत्माएं थी जो उस रात बर्बाद हुए लोगों की थी। निखिल ने डर के मारे चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ दब गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक किताब पड़ी थी, जिसमें पहले पन्ने पर खून से लिखा था, मैं निखिल मेहरा इस किताब को लिख रहा हूँ ताकि मेरी निशा बच सके। राजा ठाकुर की आत्मा इस हवेली में रहती है और जो भी लेखक यहाँ आएगा वो मेरी आखिरी कहानी यहीं लिखेगा। कहते हैं उस दिन के बाद से निखिल की कोई और खबर नहीं मिली। उसकी किताब की आखिरी कहानी तो अधूरी रह गई, पर उस किताब की बिक्री से निशा की किडनी का इंतज़ाम हो गया। उसके पास एक अज्ञात स्रोत से पैसे आए और उसकी जान बच गई। गांव वालों का मानना है
कि निखिल की आत्मा भी अब हवेली में ही भटकती है, अपने अधूरे काम की पूर्ति के लिए वहीं किसी लेखक का इंतजार कर रही है।